planes go down. The question is who? सबसे पहले आप ये इमेजिन करो कि प्लेन हवा में उड़ता है और अचानक से गायब हो जाता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट उसको खोजने में लग जाते हैं, लेकिन पृथ्वी का कोना कोना छानने के बाद भी उस प्लेन का कहीं नहीं पता चलता। ये एक इमेजिनेशन नहीं है, ये हादसा रियलिटी में हो चुका है। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 को, जब मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोइंग 777 फ्लाइट नंबर 370 उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। इस फ्लाइट के अंदर कैप्टन जहारिया अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल और 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। ये हर रोज की तरह कुआलालंपुर से चाइना की ओर बीजिंग के लिए उड़ान भरने लगा था, पर ये सफर हर रोज की तरह नहीं होने वाला था और ये फ्लाइट ऐसा रहस्य इतिहास बनाने वाला था जिसको सुनकर सबके दिमाग हिल जाएंगे। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम बिल्कुल शांत, लेकिन उस दिन फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की किस्मत बहुत खराब थी। रात को 1:30 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और अगले 1 घंटे में फ्लाइट बोइंग 777 साउथ चाइना से 35,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रही थी। तभी फ्लाइट के कैप्टन वियतनाम सिटी के कंट्रोल स्टेशन को एक संदेश भेजते हैं और वियतनाम का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन मांगते हैं। 370 contact Ho Chi Minh 120.9. अजीब बात तो तब हुई जब 1 मिनट और 43 सेकंड के बाद मलेशियन एयरलाइन का ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। मलेशिया, वियतनाम, चाइना और थाईलैंड, इन चारों के एयर कंट्रोल स्टेशन जो इस मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। पर एयर कंट्रोल स्टेशन के लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर प्लेन में ट्रांसपॉन्डर खराब हो जाता है, जिनको बंद कर दिया जाता है, जिससे प्लेन को रेडार से ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता। अब बाकी बचे कंट्रोल स्टेशन लगातार फ्लाइट 370 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। कहीं से भी प्लेन ट्रैक नहीं हो रहा था और कुआलालंपुर टू बीजिंग की जर्नी सिर्फ 4 घंटे की थी। फिर थोड़ी देर का इंतजार और हमें प्लेन के बारे में पता चल ही जाना था। पर दोस्तों, फ्लाइट 370 4 घंटे बाद भी बीजिंग एयरपोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद सारी इंडस्ट्री में खलबली मच गई और फ्लाइट 370 को ऑफिशियली मिसिंग घोषित कर दिया। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है एविएशन की सर्च ऑपरेशन की कहानी। जब आखिरी बार फ्लाइट 370 का सिग्नल मिला था, तब ये फ्लाइट साउथ चाइना सी के थाईलैंड गल्फ के पास थी। अब यहाँ के पूरे समुंदर को छान लिया, लेकिन फ्लाइट 370 का कहीं भी पता नहीं चला। मलेशियन गवर्नमेंट ने वहाँ की मिलिट्री को इन्वॉल्व किया और वहाँ के रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। एयर कंट्रोल स्टेशन के रेडार से प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल रिसीव करते हैं और मलेशियन मिलिट्री के रेडार रिफ्लेक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव हो पाती है। अब मिलिट्री रेडार को पता चलता है कि फ्लाइट 370 ने अपनी लास्ट लोकेशन साउथ चाइना सी के बाद एक राइट टर्न लिया था और फिर से एक लंबे लेफ्ट टर्न लेकर मलेशिया की ओर फिर से वापस लौट रही थी। लेकिन वो मलेशिया में लैंड नहीं करती, बल्कि वो पूरी कंट्री को पार करते हुए पीनंग आइलैंड से शार्प राइट टर्न लेकर अंडमान सी में पहुंच जाती है। अब दोस्तों, अंडमान सी का पूरा इलाका इंडिया और थाईलैंड में आता है, जो कि मलेशियन मिलिट्री रेडार की पहुंच से बाहर थी, जिससे कि वो आगे छानबीन नहीं कर सकते थे। तो इस फ्लाइट की बाकी की जानकारी हमें पता चली सैटेलाइट कनेक्शन से।
ये सैटेलाइट प्लेन की लोकेशन को ट्रैक करती है और ये प्लेन लगातार सैटेलाइट को सिग्नल वापस भेजते रहते हैं और इन सिग्नल को धरती पर बैठा कोई ना कोई स्टेशन में इस सिग्नल को मॉनिटर कर रहा होता है। ताज्जुब की ये बात है कि अब अंडमान सी में एंटर करने के बाद फ्लाइट 370 का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद ही फ्लाइट 370 की तरफ से एक कांटेक्ट रिक्वेस्ट आती है। फिर अगले 6 घंटे तक फ्लाइट 370 सैटेलाइट के कांटेक्ट में रहती है। फिर उसके बाद परमानेंटली सैटेलाइट से कांटेक्ट टूट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ तो कैसे हुआ? इसका सीधा सा कारण ये था कि 6 घंटे उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 370 का फ्यूल खत्म हो गया होगा और अगर ये प्लेन कहीं लैंड नहीं हुआ तो ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया होगा। लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि ये प्लेन 6 घंटे तक कहाँ घूम रहा होगा। इसमें दुख की बात यह है कि सैटेलाइट रिकॉर्ड हमें फ्लाइट की लोकेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। इन 6 घंटों के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बने ये ग्राउंड स्टेशन फ्लाइट 370 और सैटेलाइट के बीच सिग्नल को मॉनिटर कर रहा था। तब फ्लाइट 370 में तकनीकी खराबी को नोटिस करता है तो प्लेन के क्रू से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बार बार कॉल लगाने पर भी दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। लेकिन अभी भी हमारे पास फ्लाइट 370 की लोकेशन को जानने का एक तरीका मौजूद था और वो था रेडियो वेव्स। अब सैटेलाइट और प्लेन के बीच का कांटेक्ट रेडियो वेव्स की मदद से ही हो रहा था। तो अब रेडियो वेव्स की लेंथ को मेजर करके हम इसकी लोकेशन को पता लगा सकते थे। अब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड स्टेशन ने सब डाटे को कैलकुलेट करा और पता लगाया कि फ्लाइट की फाइनल लोकेशन फार सदर्न रीजन में होनी चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच जहां चारों तरफ पानी ही पानी, वहीं फ्लाइट 370 का प्लेन क्रैश हुआ होगा। दोस्तों, अब हम इस विशालकाय ओशन के बीच हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से नहीं जा सकते थे और शिप में जाते तो सर्च टीम को 6 दिन लगते और ना ही सैटेलाइट डाटा ने कोई पिन पॉइंट लोकेशन दी थी जहां सर्च टीम जाती और फ्लाइट 370 को ढूंढ लेती। फिर भी सर्च टीम हार नहीं मानती और वो चप्पे चप्पे को छान मारती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और 2018 में तो ऐसी थ्योरी सामने आई है जिसने पहले की सर्च ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। फ्रांस की इंडिपेंडेंट सर्च टीम ने फिर से सारे डेटा को एनालाइज किया और पाया कि फ्लाइट 370 साउथ इंडियन ओशन में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के काफी करीब क्रिसमस आइलैंड पर पहुंची होगी। बल्कि यहाँ पर भी रिसर्च ऑपरेशन चलाए थे, लेकिन यहाँ पर भी कोई सबूत नहीं मिला। इतने ऑपरेशंस चलाने के बाद भी सारे ऑपरेशंस फेल हो गए। आज भी 2024 में फ्लाइट 370 का कुछ भी नहीं पता चला और ये मिस्ट्री इसी फ्लाइट के साथ अमर हो गई है।